नमस्ते दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 13 जून ईडी, सीबीआई, एनआईए उद्धव मोदी से क्यों मिले? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस तरह का टाइटल क्यों दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। 13 जून 2020, आप लोगों को सबको पता है कि जाने माने मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनका दुरूह एकदम एक कारणों के वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और वो कारण क्या है क्या नहीं है, ये अभी किस मृत्यु हुई, उसके कारण आत्महत्या है या मर्डर है, ये सब अभी जांच का विषय है। लेकिन आज मोदी जी से उद्धव ठाकरे जी की जो मुलाकात हुई है, उसका जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद दो बातों में सीबीआई इंक्वायरी लगी है और एक में एनआईए की जांच चल रही है, एक की ईडी की जांच चल रही है। ईडी की जांच और बहुत सारे विषयों पे चल रही है। कुल मिलाकर हत्या, भ्रष्टाचार और पैसे की हेरो फेरी के मामले में ये सरकार पूरी तरह से जांच एजेंसियों के निगरानी में है। तो मेरा आज का ये विषय है कि क्या आज मोदी जी से मिलने उद्धव ठाकरे जी गए, उसका इससे कोई लेना देना है? उद्धव जी एक शिष्टमंडल के साथ गए, ऐसे दिखाया गया कि मराठा आरक्षण हो या महाराष्ट्र के अन्य विषयों पर वो चर्चा करने के लिए मोदी जी से मंत्रिमंडल के साथ मिले। लेकिन उसके बाद उद्धव जी ने मोदी जी से आधे घंटे अलग से मुलाकात की, ऐसी न्यूज़ खबरें आई है, जिसकी पुष्टि खुद उद्धव ठाकरे ने जी भी किया था। उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं मोदी जी से अलग से मिला तो क्या गलत किया, मैं कोई नवाज शरीफ से तो नहीं मिलने गया। देखिए, यही एक स्टेटमेंट जो है उनकी नकारात्मक राजनीति का एक एग्जाम्पल है, एक नमूना है। क्योंकि आप आपके देश के प्रधानमंत्री को मिलने जाते हो, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो और आप एक अन्य दुश्मन राज्य के प्रधानमंत्री से मिलने गए, क्या मतलब आप एक संदेह पैदा करने चाहते हैं लोगों के मन में कि मोदी जी नवाज शरीफ के इक्वल टू है। अगर कल उठ के ये कोई किसी समर्थक ने ये बोल दिया तो क्या मोदी जी से मिलने हाफिज सईद थोड़ी गए आए थे, ऐसा बोल दिया तो आपके समर्थक टूट पड़ेंगे। और वो इस तरह की जो राजनीति है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच में, ये संबंध जो है राजनीति के परे होते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी खुद ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के मुख से निकला हुआ हर एक जो बात होती है उसका एक महत्व होता है। और राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आपस में तालमेल रहना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो कयास लगाए जा रहे थे बहुत सारे मीडिया के दोस्तों के द्वारा कि शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस करने की चर्चा हो रही है, सरकार गिरने की चर्चा रही है। देखो मित्रों, ये एक एनालिसिस समझिए आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, जितना मैं मोदी जी के राजनीति को समझता हूँ, जितना मैं प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को समझता हूँ, आने वाले दिन बीएमसी के चुनाव है कुछ ही महीनों में, 8-10 महीनों में। अगर भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव जीतना है और भारतीय जनता पार्टी का मंशा है कि बीएमसी अपने ताबे में लाए, तो ऐसी पार्टी जो आज भी एग्रेसिवली शिवसेना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है मुंबई के मुद्दों पर, वो कभी भी शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करेगी। और आज महाराष्ट्र में बीजेपी एक मजबूत स्थिति में जनता के मन में तो है, क्योंकि यहाँ के जो अपोजिशन लीडर है वो हर राज्य में जाके, हर जिले में जाके लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है कि उद्धव ठाकरे के जो पार्टी है शिवसेना, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस नहीं करेगी और करने पर उसी को नुकसान होगा। हाँ,
ऐसे मैसेज ज़रूर शिवसेना की तरफ से एक देने की कोशिश की जा रही है आज के समय में, लेकिन वो मैसेज बीजेपी के लिए नहीं है, वो अपने सहयोगी दल के लिए है कि मेरे दरवाजे खुले हो सकते हैं। क्योंकि आज की स्टेटमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उद्धव जी का। उन्होंने कहा है कि भले ही हमने राजनीति बदल दी हो, हमने राजनीतिक साथी बदल दी हो, मेरे और मोदी जी के संबंध बदले नहीं हैं। देखिए, इसमें मैंने स्टार्टिंग में जैसे एक मुद्दा उठाया कि 13 जून सीबीआई, एनआईए और ईडी, इसका क्या संबंध है। तो ये कुल मिलाकर ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव जी के सामने ये सारी मुश्किलें हैं जिसकी जांच अभी सेंट्रल एजेंसीज कर रहे हैं, तो वो इन दिक्कतों से बचना चाहते हैं। तो शायद उन्होंने मोदी जी से ऐसी रिक्वेस्ट की होगी कि कृपया आप चाहे तो ये सरकार आपके ताबे में ले लो और हमें ये सबसे बचाइए। और स्वाभाविक तौर पर मोदी जी ने भी उत्तर दिया होगा उसको, कानून के हिसाब से चलेगा, आप आपके सरकार चलाइए, ऐसी कोई प्रस्ताव मेरे तरफ ला के मैं ना कानून को बदलने वाला हूँ ना उसकी प्रक्रिया को बदलने वाला हूँ। और ये मोदी जी को जानने वाले, करीब से जानने वालों को पता है कि ये उनकी स्टैंडर्ड प्रक्रिया, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते वक्त कानून को कानून के तरफ से होने दिया। उनके ऊपर भी सीबीआई इंक्वायरी लगी थी, 9 से 12 घंटे तक उनसे पूछताछ किए गए और लगातार उनके राज्य के गृह मंत्री को तड़ीपार तक कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो ये सब प्रक्रिया में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कोई भी बाधा नहीं डाला। आज आप देख रहे होंगे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सीबीआई दफ्तर के ऊपर पत्थरबाजी कर रही है, कुछ राज्य के मुख्यमंत्री तो सीबीआई को ही बैन कर रही है, क्वारंटाइन करने की धमकी दे रही है। हमने ये सब देखा और उसी में एक लीडरशिप स्किल्स जो मोदी जी ने दिखाई है गुजरात के सीएम रहते हुए, वो सकारात्मक दृष्टि से एजेंसीज का रेस्पेक्ट करना। राजनीतिक तौर पर आप पॉलिटिकल लीडर्स को अटैक कर सकते हो, लेकिन एजेंसीज को उसमें से अलग रखा गया। और यही राजनीति मोदी जी आगे दूसरे राज्यों के जब लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं तो वो यही राजनीति को फॉलो करते हैं। कानून के बीच में वो एक बाधा ना आए, वो ऐसे कोई प्रक्रिया के इसमें ना आए कि प्रेशर इसमें आए कि ये मेरे सहयोगी दल का था या मेरे पार्टी का है तो आप छोड़ दीजिए इनको। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस मोदी जी देते नहीं हैं और ये उनके राजनीति को करीब से जानने वाले जानते हैं। तो अगर कोई पत्रकार आपको ये बताता है कि मोदी जी ने अमित शाह को बीच में से हटा दिया और खुद अलायंस की टॉक्स हाथ में लेके शिवसेना के साथ अलायंस करके महाराष्ट्र में सत्ता बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको बहका रहे हैं, आपको आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मेरा ये शायद वीडियो उनके इतना रीच तो नहीं करेगा या उन लोगों तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ। क्योंकि आप देखिए पिछले 1.5-2 साल से इन्हीं पत्रकारों ने कयास बदल कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि राजनीति समझने वाला ये समझना चाहिए कि राजनीति 5 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए नहीं, पूरे 20 साल आगे की सोच के की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आज उस स्थिति में है कि 20 साल आगे की राजनीति के हिसाब से वो अपना कदम आगे बढ़ा रही है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता वो अभी एनसीपी या शिवसेना के साथ कोई भी अलायंस की प्रक्रिया में बातचीत चल रही हो। हाँ, ये हो सकता है कि उनको इतना फ्रस्ट्रेट करो कि वो ये अलायंस में आपस में रहे ही ना हो, ये राजनीति का भाग हो सकता है। और वो हमको दिख रहा है कि देखो आप बीजेपी के साथ कैसे भी हो वो अलग बात है, लेकिन आप तीनों पार्टियों में इतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाए कि आप एक तीनों का साथ में रहना मुश्किल हो जाए। आपको और एक बात बताता हूँ, पिछले दिनों मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो दिया था कि मोदी जी के एक कदम से शरद पवार के एनसीपी की पसीने छूट रहे हैं। आप वो भी पॉइंट यहाँ पे ले लो कि बीजेपी एनसीपी का अलायंस जो लोग कयास लगा रहे थे, अगर वैसा कुछ होता तो शरद पवार एक कमेटी नहीं बनाते जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर आरबीआई के अंडर में लाने के मोदी जी का जो कानून पारित हुआ था, मोदी जी ने जो संसद में कानून पारित किया था, उसको अड़ंगा लगाने का काम अब शरद पवार अपने सरकार में महाराष्ट्र में लेते हुए कमेटी बना। हालांकि उसका कोई महत्व तो नहीं है, वो सिर्फ राज्य सरकार के अंदर नहीं आता है, वो एक कमेटी बना के वो शायद एक कोर्ट के लिए या ऐसे कोई प्रक्रिया के लिए आगे जाके करने की कोशिश कर रहे होंगे, या एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टाइप एक कमेटी बना के वो ये करेंगे, वो जो भी है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि
अगर कोई अलायंस की बात कर रहा है तो ये सब छोटी छोटी बातें उसमें बहुत मायने रखते हैं कि आप अलायंस का कदम रखते हो तो आप क्या स्टेप उठाते हैं। तो वैसा कोई कदम ना ये साइड से दिख रहा है, लेकिन ज़रूरत किसी को है अगर अलायंस की आज के समय पे, और वो भी सही अलायंस की, तो वो शिवसेना को है। और हो सकता है शिवसेना आज के समय में ये अलायंस में अपने आप को असहज महसूस कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी संगठनात्मक पार्टी का विस्तार नहीं हुआ, आइडियोलॉजी से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और आने वाले चुनाव में उनको ये डर है कि शायद बीएमसी उनके हाथ से जा रहा हो। आप एक बात समझो, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ तो गुप्त रिपोर्ट आता होगा, और उस गुप्त के रिपोर्ट के आधार पर वो कई फैसले लेने के पोजीशन पे होते हैं। आज बीएमसी को लेकर उनके सामने जो गुप्त रिपोर्ट है होंगे, शायद वो रिपोर्ट भी आज मोदी जी से उनका मिलने का एक अवसर बनाने की कोशिश में वो रहेंगे। उन्होंने और देखिए आप लोग, उन्होंने इस मीटिंग के लिए कितने प्रयास किए होंगे और आज जाके उनको वो नसीब हुई है। तो ये आप समझिए कि डेस्परेशन कितना था, और ये डेस्परेशन में आप जो कदम उठाते हैं वो राजनीतिक तौर पे आपको नुकसान करता है, काफ़ी बार नुकसान करता है। और राजनीति जो होता है वो जनता के बीच में जाके खेली जाती है, मीडिया के नैरेटिव से नहीं खेली जाती है। और मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस में यही एक मूलभूत फ़र्क है, या मूलभूत जो डिफरेंस है, कि देवेंद्र फडणवीस जी सीधा जनता के बीच में, चाहे वो नुकसान जहाँ पे बाढ़ आई, साइक्लोन आया, वहाँ पे किसानों से मिलना हो, कोरोनाग्रस्त पीड़ितों का समस्या जानना हो, हॉस्पिटल्स का दौरा करना हो, वो अपोजिशन लीडर हो या चीफ मिनिस्टर, वो एक ही जैसे काम करते हैं। वो पूरा महाराष्ट्र के प्रशासन से लेके सब कुछ जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे जी कोई दौरा नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं एक क्लिक पे पूरी समस्या मेरे सामने आती है, घर बैठ के मेरे से काम होता है वगैरह वगैरह। लेकिन काफ़ी बार एक दौरे का जो महत्व होता है, सीएम किसी ज़िले में जाता है तो वहाँ का प्रशासन उठ खड़ा होता है, वहाँ पे दुरुस्ती का काम शुरू होता है। घर पे बैठ के वो सब नहीं होता, क्योंकि वो जाते उस रास्ते का उनको पता चलता है, वो रास्ते में कितने खड्डे से लेके सब कुछ स्थानिक समस्या उनको दिखता है। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, उनको जो बोला जाता है, फीड किया जाता है, वो तो ये फ़र्क होता है मूलभूत। और इसके लिए आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे ज़िलों का दौरा करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कुल मिलाकर आज की जो उद्धव ठाकरे जी और मोदी जी की मीटिंग है, ये समस्या निवारण की एक मीटिंग को आपके सामने भले ही दिखाया हो, लेकिन ये उसके बाहर जाकर एक डेस्परेशन अटेम्प्ट था। और उस डेस्परेशन अटेम्प्ट में शिवसेना के सामने आने वाली जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, वो शायद मोदी जी के सामने वो रख रहे हैं, और मोदी जी को ये बता रहे हैं कि मोदी जी कृपया करके हमें इस मुश्किल से बचाइए। हमने आपसे एक गद्दारी की है, और उस गद्दारी की सज़ा अब हम भुगत चुके हैं, अब और सज़ा मत दीजिए। ये एक बात। दूसरी बात, जो सीबीआई, ईडी और एनआईए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और चाहे सत्ता रहे या ना रहे, शिवसेना को ये सब चीज़ों में फंसते हुए देखते हुए खुद को रियलाइज़ कर लिया उन्होंने कि अब अगर हमने पंगा लिया तो शायद बहुत नुकसान होगा। तो समय रहते अगर हम सुधर सकते हैं तो शायद वो भी एक उन्होंने सोचा होगा कि हम मोदी जी से मिलके हमारी व्यथा बताएंगे, और व्यथा बताने के बाद शायद मोदी जी हमारे साथ एक नीतीश कुमार के साथ जो मोदी जी ने किया वो हमारे साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मूलभूत फ़र्क ये है कि मोदी जी संगठनात्मक प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो किसी डायनेस्टी पार्टी के लीडर नहीं, इसलिए उन्होंने सरलता से उत्तर दिया होगा, आप संगठनात्मक बात जेपी नड्डा जी से कीजिए या BL संतोष जी से कीजिए, आपको कोई प्रशासनिक बात हो तो मुझसे कीजिए, मैं उसका उत्तरदायित्व हूँ प्रशासनिक का। संगठनात्मक जो पार्टी के लेकर जो चर्चा करनी है, आप कृपया उनसे बात कीजिए, ऐसे पोलाइटली बोला होगा। और सीबीआई, ईडी, एनआईए को लेकर भी उन्होंने बोला होगा, कानून अपने हिसाब से चलेगी। तो ये इतना मैं आज का विषय, ये मेरा एनालिसिस था ये पूरा मीटिंग को लेकर।
आपको ये एनालिसिस अगर इस स्वर में आपको अगर कोई भी वीडियो में अगर आपको दिखता होगा या जो आपको लगता होगा कि इस तरह से किसी ने एनालाइज किया हो तो ज़रूर कमेंट पे बताएं कि अगर आपको कुछ अलग मिला है सुनने के लिए तो वो भी बताएं। और जितना ज़्यादा लोगों से हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।